हाय मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, जिसने भी क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इनसे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को भेजें, जिसके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। जिसको क्लास 10th मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, तो हम वीडियो में आपको सिखाएंगे कंप्लीट मैथमेटिक्स। और आपको हिंदी में भी सिखाया जाएगा, इंग्लिश में भी सिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम होते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसको भी चैप्टर नंबर 8 का सॉल्यूशन चाहिए, चैप्टर नंबर 8 अच्छे तरीके से समझना है, बेस्ट वे से समझना है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 5 जो एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि सीबीएसई हो, स्टेट एग्जाम में हो। समांतर श्रेणी नाम से ही पता चल रहा है, पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, किसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता नहीं होगा। जिसने स्कूल में चैप्टर को पढ़ लिया उसको शायद पता हो, लेकिन जिसने अभी तक नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा कि समांतर श्रेणी किसको बोला जाता है। समांतर श्रेणी मीन्स, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 3, 6, 9, 12, ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, यानी कि एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि एपी कैसे बताएंगे कि कोई जो हमें टर्म दी गई है 3, 6, 9, 12, ये एपी है या नहीं है। इसको हम बोलते हैं एपी के अंदर फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अब इसमें बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। 3 क्या है, A1, यानी कि प्रथम पद को, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A1, सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A2, A2 6, A3 क्या है 9, A4 क्या है 12। यानी कि इसको क्या बोला जाता है, A1 इज प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हिंदी में अगर बोला जाए तो प्रथम पद। बहुत सारे स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, तो हम दोनों स्टूडेंट को लेके चलेंगे। इसको बोला जाता है सेकंड टर्म, यानी कि द्वितीय पद। मैं आपको समझा रहा हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी बोल देते हैं, श्रेणी बोल देते हैं। ए थ्री क्या होती है, थर्ड टर्म। ए3 को क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, यानी कि तृतीय पद, हिंदी में बोलेंगे तृतीय पद। ए फोर को क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म यानी कि चतुर्थ पद।
अभी हमें इसके अंदर बताना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी के अंदर हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्म एपी है या नहीं है। डी होता है एपी के अंदर, डी डी को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स यानी कि सारव अंतर, हिंदी में क्या बोलेंगे, सारव अंतर। एपी के अंदर डी को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारव अंतर, हिंदी में बोला जाएगा सारव अंतर। अभी हमें पता होना चाहिए कि सारव अंतर होता क्या है। सारव अंतर जो होता है, अभी जैसे टर्म दी गई है यानी कि A2 माइनस के A1, अगर हमें ये टर्म दी गई है 3, 6, 9, 12, अगर मैं आपको बोलूं इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होगा यानी कि डी, सारव अंतर हमें निकालना है, तो इसके अंदर अगर हमें डी निकालना है तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हिंदी में बोलेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद इसके अंदर क्या है, 6 यानी कि सेकेंड टर्म 6 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आया D1 क्योंकि फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाला। अगर मैं आपको बोलूं D2, D2 इसके अंदर क्या होगा, A2 माइनस A1, D1 होगा। D2 अगर बोलूं ये है थर्ड टर्म यानी कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यहाँ पे क्या है कि 9 माइनस के 6 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हम D3 निकाल सकते हैं। D3 क्या होगा, यहां से D3 क्या होगा, D3 होगा A4 माइनस के A3 यानी कि चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या 12 माइनस थर्ड टर्म क्या 9, तो यहां से भी कॉमन डिफरेंस है जो सारा अंतर है 3 आया, यहां से भी 3 आया, यहां से भी 3 आया। अगर आपको पूछा जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी होती क्या है, कोई भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि 3, 6, 9, 12 पूछ सकता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। बताना है कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस यानी कि सारव अंतर एपी है जो टर्म दी गई है, अगर इसके अंदर सारव अंतर सेम है यानी कि डिफरेंस है, डिफरेंस जो है D1, D2, D3, D4 जो भी हम आगे निकालते जाएंगे, अगर वो सेम है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है ये। अगर ये सेम नहीं है डिफरेंस, दिस इज नॉट एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के समांतर श्रेणी होती क्या है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और आप कमेंट करें, आपको जो भी डाउट, जहां भी आपको डाउट लगे आप कमेंट में हमें बताएं, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी आपको समझ आया। अगर कोई भी टर्म देता है, अगर आपसे पूछे कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इसके अंदर डी होता है, एपी के अंदर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, तो डी कैसे निकाल सकते हैं, D1 निकालेंगे यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट। D3 कैसे निकालेंगे, थर्ड माइनस सेकंड। D3 कैसे निकालेंगे, फोर्थ माइनस थर्ड। अगर सेम आ रहा है यानी कि डी जो सारा अंतर अगर सेम आ रहा है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि जो दी गई टर्म है वो क्या है, एपी है। आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक समझ आया होगा फर्स्ट की एपी होती क्या है। अभी एपी के अंदर फॉर्मूलाज हैं बहुत सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, जैसे एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। आपको पता ही होगा a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n यहां पे क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। क्या बोलेंगे? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, एक एपी ली थी मैंने, 3, 6, 9, 12, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये एक एपी है, क्वेश्चन आ गया, ये एपी है। तो आपको nth टर्म का योग ज्ञात करना है। क्या याद करना है? योग ज्ञात करना है, यानी कि an हमारे पास क्या है? an को हम क्या बोल सकते हैं? an है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि n पदों का योग। हिंदी में क्या बोलेंगे? n पदों का योग। an सम ऑफ nth टर्म, यानी कि n पदों का योग। n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए हमारे पास यहां पे क्या है? फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। 3, 6, 9, 12, ये जो फॉर्मूलाज है an, यहां पे आगे जाके हमारे पास क्या होगा? अप्लाई होगा। अगर आपको जैसे एपी दे दिया है और आपको बोल दे कि सम ऑफ nth टर्म कितना है, आपको बोला जाए कि सम ऑफ जितनी भी यहाँ पे टर्म है, टर्म दी गई है, आपको बोल देंगे कि जो nth टर्म यानी कि टोटल जो सम ऑफ nth टर्म है, आपको बोलेंगे कि 58 है। अगर आपको क्या बोलेंगे? n निकालना है, यानी कि n निकालना है हमें, n ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे? 58 n की जगह रख दोगे, यहां से a 3 रख दोगे, d क्या आया? 6 - 3 3 आया, तो यहां से हम n निकाल सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम फॉर्मूलाज आपको पुट करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई होते हैं। बस आपको अभी के लिए यही याद करना है कि an जो फॉर्मूलाज है a + n - 1d होता है। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, इनके पदों की संख्या है। अगर आपको एपी दे दी जाए और आपको पूछा जाए कि इस एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपको इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। an यहाँ पे क्या है? सम ऑफ nth टर्म, यानी कि टोटल जितनी भी टर्म दी गई है उनका n पदों का योग। आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक समझ आया होगा। एपी के अंदर आगे भी फॉर्मूलाज हैं, वो आपको बताए जाएंगे। आपको समझ आएगा कि an फॉर्मूलाज के बारे में, an = a + n - 1d। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर मैंने आपको निकालना सिखाया। मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म कौन सी होती है, थर्ड टर्म कौन सी होती है। अगर आपको एपी बनानी पड़ जाए, यानी कि डी डी अगर आपको बनाना पड़ जाए तो कैसे करोगे? अभी जैसे मैंने लिखा था 3, 6, 9, 12, सारांतर यानी कि डी निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है। क्या है? जो डी निकालेंगे A2 - के A1, ठीक है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया जाता है, जैसे कोई भी टर्म दे दिया आपको, यहां से अगर आपको A1 अगर आपको निकालना पड़ जाए और सेकंड टर्म आपको दी है और कॉमन डिफरेंस भी आपको दिया है, तो क्या कैसे निकालोगे? A1 अगर A2 - के D, यानी कि D वहां पे उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, A माइनस का तो इधर आके प्लस का, तो हम इसे फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन के अंदर दिया है कि फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास दी है 3 दी है, मान के चलते हैं, ठीक है। लेट्स कि A1 = 3, यानी कि प्रथम पद दिया है 3, प्रथम पद 3 दिया है, सॉरी सेकंड पद अगर हमें निकालना है, प्रथम पद भी दे सकता है। A2 अगर इसने 3 दिया है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारव अंतर, अगर इसने सारव अंतर दिया है 2, अगर आपको बोले बोले कि A1 निकालो, यानी कि प्रथम पद निकालो, तो या आप यहां से निकाल सकते हैं। A1 किसके बराबर होगा? A2 - के D, यानी कि A1 क्या आएगा? A2 क्या है? 3, D क्या है? 2, तो क्या आ गया? 1 आ गया।
ऐसे ही कॉमन डिफरेंस यानी कि एपी हमारे पास क्या होती है, आपको समझ आया होगा एपी क्या होती है, 3 6 9 12 मैंने आपको समझाया। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि दी गई जो टर्म है, जो संख्या है, वो क्या है, एपी है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे फॉर्मूलाज आते जाएंगे आपको एपी के फॉर्मूले के बारे में बताया जाएगा। मैक्सिमम 3 या 4 फॉर्मूलाज है, ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, और फॉर्मूलाज बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 5.1 यानी कि 5th चैप्टर की 5वें अध्याय की प्रश्नावली फर्स्ट यानी कि एक्सरसाइज फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन इसके अंदर क्या दिया गया है, आप अपना अपना अगर आपके पास मैथ्स है तो प्लीज मैथ्स खोल के बैठे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत टर्म में दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हम मैथ से क्वेश्चन आपको समझाएंगे और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बताएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 4 पार्ट हैं एक्सरसाइज 5.1 के। फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, इसमें बताना है कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, बताना है कि ये एपी है या नहीं है, एपी बनाते हैं या नहीं है। अभी भी मैंने आपको बताया था एपी के बारे में कि एपी कैसे बनती है। इसने दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने बोला है कि कोई टैक्सी है, उसका जो प्रति किलोमीटर जो किराया है यानी कि फर्स्ट जो किराया है वो 15 रुपीज है। कितना है, 15 रुपीज। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाते हैं यानी कि प्रति किलोमीटर 8 रुपए बढ़ते जाते हैं। इसने क्या बोला कि कोई टैक्सी है, उसका जो किराया है, जो फेयर है, वो कितना है, 15 किलोमीटर फर्स्ट प्राइस, और हर किलोमीटर के बाद 8 रुपए बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फर्स्ट फेयर ऑफ टैक्सी, फर्स्ट फेयर ऑफ टैक्सी कितना है, 15 रुपीज, 15 रुपीज है। एडवांस फेयर ऑफ टैक्सी कितना है, एडवांस फेयर ऑफ टैक्सी कितना है, 8 रुपए। हमें बताना है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है। यानी कि इसने दिया फर्स्ट फेयर यानी कि प्रथम किराया, टैक्सी का प्रथम किराया है 15 रुपए और अतिरिक्त किराया है 8 रुपए। तो ये बताना है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही। यहाँ पे यानी कि फर्स्ट किराया दे दिया इसने, ए दे दिया 15, कितना दे दिया, 15, और हर किलोमीटर के बाद 8 रुपए बढ़ रहे हैं, यानी कि हर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चले कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 23। फिर 1 किलोमीटर यानी कि हर किलोमीटर के बाद 8 रुपए बढ़ रहा है। 23 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 31 हो गया, 31 31 39 हो गया। यानी कि ऐसे ही चलता जा रहा है। एडवांस किराया, फर्स्ट किराया है टैक्सी का 15 रुपए, एडवांस किराया अतिरिक्त किराया 8 रुपए। कोई टैक्सी है, यानी कि अगर हम किसी टैक्सी में बैठते हैं और बोलता है कि वहां तक का किराया 15 रुपए है, अगर आप आगे और जाओगे प्रति किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। कोई टैक्सी में हम बैठ गए और हमें एक निश्चित स्थान यानी कि जहां पर हमें फिक्स जगह है कि वहां पे हमें छोड़ देना, तो टैक्सी वाला बोलेगा कि वहां तक 15 रुपए है। अगर आप आगे जाना चाहोगे तो आपको 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी जैसे इसने फर्स्ट टर्म यानी कि ए दिया 15, जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ाते जाओगे प्रति किलोमीटर 23 रुपए, आप 15 में 8 जोड़ दिया 23, 23 में 8 31, 31 से 39। अब इसने बताना है कि एपी है या नहीं है। इसमें क्या क्या हमें पता चला, एपी मैंने आपको क्या बोला था, अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो क्या होगा, दिस इज एपी। यानी कि अगर यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिया, ए दिया है, ये 2 हो गया,
ये 3 हो गया, ये A4 हो गया। यानी कि D अगर हम निकालेंगे, D1 अगर हमें निकाला है, A2 माइनस A1 करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है 23 माइनस के 15 कितना आया 8। यहां से D2 अगर निकालेंगे, D2 कितना आया A3 माइनस A2 कितना आया 31 माइनस के 23 कितना आया 8 आया, 8 आया। D3 अगर यहां से निकालेंगे A4 माइनस के A3, तो यहां से कितना आया 39 माइनस के 31 कितना है 8। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि D1 भी सेम है, D2 भी सेम है और D3 भी सेम है। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इज इन एपी फॉर्म बिकॉज, क्यों किस लिए है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, यानी कि सारा अंतर क्या है सेम है, ट्रम का जो सारा अंतर है वो क्या है सेम है। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। यानी कि कोई टैक्सी है, अगर हम कोई फिक्स जगह पे जा रहे हैं कि टैक्सी में बैठ लिए और आपको किसी जगह पे जाना है और टैक्सी वाला बोलता है वहां तक फिक्स प्राइस है, फिक्स रेट है, फिक्स फेयर है, किराया फिक्स है 15 रुपए। अगर आप और आगे जाना चाहोगे, जैसे जैसे आप किलोमीटर 1 किलोमीटर अगर आगे जाओगे, 2 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। अभी इसने 15 दिया है, यानी कि फर्स्ट फेयर दे दिया, 8 रुपए किराया बढ़ गया 23 हो गया। अगर 1 किलोमीटर ज्यादा गए, फिर 1 किलोमीटर 31 39। यहाँ से अगर डी अगर सेम आता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर सारा अंतर सेम आता है, तो ये टर्म क्या है एपी है। ये हमारे पास एपी की टर्म बनी, तो ये क्या कह सकते हैं कि एपी की फॉर्म में है, क्यों है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि सारा अंतर क्या है सेम है। अभी हम सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज, मैं यहाँ पे इसलिए स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन का, क्योंकि ये लिखने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम सेकंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसने क्या बोला है कि कोई सिलेंडर है, उसमें वर्तमान में जितनी जो हवा है वैक्यूम है, वैक्यूम पंप के द्वारा रिमूव कर दी जाती है कितनी 1/4, यानी कि फोर्थ में थे एक हिस्सा, जो टोटल कंप्लीट हिस्सा 1/4 उसमें से क्या कर दिया जाता है वैक्यूम पंप के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो सिलेंडर में ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, तो हमें बताना है उससे जो एपी बनेगी वो एपी है या नहीं है। अगर हम मान के चलते हैं कि प्रेजेंट एयर इन सिलेंडर, क्या मानते हैं 1 है, कुछ भी मान लो आप, 1 मान लो, x मान लो, t मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं 1 ही मानता हूं क्योंकि आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। x मानोगे t मानोगे आप थोड़े उलझ जाओगे उस क्वेश्चन में। अगर आपको जो कंफर्टेबल लगे आप मान सकते हैं, x मान सकते हैं, t मान सकते हैं, लेकिन मैं 1 मान के चल रहा हूं। प्रेजेंट एयर इन सिलेंडर हम मान लेते हैं लेट्स, यानी कि माना जो सिलेंडर में वर्तमान में जो हवा है वो क्या है 1 है, और उसने रिमूव कर दिया आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग आफ्टर रिमूविंग ऑफ एयर फ्रॉम सिलेंडर, फ्रॉम सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर से हवा निकालने के बाद किसके द्वारा वैक्यूम पंप के द्वारा जब हवा निकाली जाती है तो कितनी हवा बचेगी, अगर 1 में से टोटल 1 है उसमें से 1/4 अगर हमने निकाल दी है, यानी कि 1/4 उसने वैक्यूम पंप के द्वारा सिलेंडर के अंदर से अगर निकाल दी है, तो इसका एलसीएम 4 आया, 4 माइनस के 1 इज इक्वल टू 3/4, कितना है 3/4, यानी कि हमारे पास क्या आ गई T2 टर्म आ गई। ये हम फर्स्ट टर्म मानते हैं A1, हमारे पास सेकंड टर्म आ गई A2। अगर मैं A3 अगर यहां से निकालूं
A3 हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, यानी कि 3/4 हमारे पास क्या आया, A2 आया है। A2 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस के A1, A2 माइनस के A1, यानी कि 3/4 माइनस 1/4 हिस्सा उसमें से निकाल दिया है। कितना हिस्सा निकाल दिया है, 1/4, लेकिन A2 हमारे पास क्या था, 3/4, तो यहां से हमारे पास क्या आया, 3/4 माइनस 3/16, यानी कि 3/16, यहाँ से 16 एलसीएम आया, तो यहाँ से कितना बच गया, 12 माइनस के 3, यानी कि 9/16, ये हमारे पास क्या आ गया, A3 आ गया, थर्ड टर्म आ गया। अभी जैसे ही मैं A4 अगर निकालने जाएंगे तो 9/16 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, -1/4 9/16, क्योंकि 1/4 उसमें से हम निकाल रहे हैं, रिमूविंग कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 9/16 माइनस 9/16 और 4 की मल्टीप्लाई 64, तो ऐसे एलसीएम आया 64, यहाँ से 36 माइनस के 9, कितना आया, 36 में से अगर 9 माइनस करेंगे 27, यानी कि 27/64। अभी टर्म बन गई A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। अभी हमें बताना है कि AP है या नहीं है। अभी देखो, मैं अगर कॉमन डिफरेंस यहां से निकालने जाऊं, D1 अगर यहां से निकालूं तो क्या आएगा, A2 माइनस A1 के 3/4 माइनस के 1, अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो कितना आएगा, माइनस के 1/4। D2 अगर यहां से निकालूं 9/16 माइनस के 3/4, कितना आएगा, 16 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यहां से कितना बच गया, 9 माइनस के 4 दिए 12 है, कितना है, माइनस के 3/16। यहाँ से देखो D2 माइनस 3/16 आ रहा है, D1 माइनस 1/4 आ रहा है, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एपी फॉर्म बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी कि सारा अंतर जो है वो सेम नहीं है, इसलिए क्या है, ये एपी की फॉर्म में नहीं है। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा। जहां भी आपको डाउट लगे प्लीज आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट यहाँ पे मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में बहुत टाइम जाएगा, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आप अपना अपना मैथ लेके बैठे। थर्ड में क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर वेरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। डिगिंग का मतलब क्या होता है, आपको डिगिंग हिंदी में क्या बोला जाता है, डिगिंग को, यानी कि इसने बोला है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, डिगिंग मतलब खुदाई करना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती है। इसने क्या बोला है कि कोई गड्ढा है, अगर वो खोदना है, कोई भी कुआं है उसको हम खोद रहे हैं और उसमें हमारी जो लागत आती है, यानी कि उसमें जो हमारा पैसा लगता है उस गड्ढे को खोदने में, कितना लगता है, ₹150 लगता है। और बाद में जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 20 फुट का यानी कि 20 मीटर का कुआं खोदना है, और वो कोई भी मतलब खोदने वाला आपको बोलेगा कि आपका इसके ऊपर ₹150 खर्च होएगा, यानी कि लागत जो है आपकी उसके ऊपर कॉस्ट जो आएगी वो क्या आएगी, ₹150। अगर 20 मीटर उसने खोद दिया, हमने उसको ₹150 दे दिया, अगर मैं उसको फिर बोलूंगा कि मुझे 1 मीटर और खोदना है, तो उसके लिए वो क्या बोल रहे हैं कि ₹50 और आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर मैंने उसको बोला कि 1 मीटर और खोदना है, तो फिर बोला कि आपको 50 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि ऐसे ऐसे करके। अभी यहां से हमें क्या पता चला, यानी कि प्रथम मीटर की लागत, यानी कि फर्स्ट मीटर, यहां से फर्स्ट
मीटर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर खर्च बोल सकते हैं, कितना है 150 रुपए। अगर मैं दूसरा मीटर नहीं कि फर्स्ट मीटर दूसरे मीटर की खुदाई, ये सेकंड मीटर डिगिंग एक्सपेंडिचर, दूसरे मीटर की खुदाई कितनी है 150 प्लस 50, क्योंकि 200 हो गया। 200 क्यों हो गया 200? क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मुझे तो कुआं खोदना है, 20 मीटर खोदना है, वो आपको पहले ही बता देगा कि 150 रुपए है। अगर आपको और इससे एक्स्ट्रा अगर आप खुदाओगे 20-21 मीटर 21 मीटर अगर आप खुदाई करने के लिए बोलोगे तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर आप बोलोगे 22 करना है और एक करना है तो वो बोलेगा 50 और एक्स्ट्रा लगेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे, थर्ड मीटर डिगिंग लिख देंगे, फोर्थ मीटर डिगिंग लिख देंगे। तो यहाँ से क्या टर्म आई 150 यानी कि 150, 200, 250, ऐसे ही मतलब क्या एक्सपेंडिचर खर्च होता जाएगा। अब ये हमें बताना है कि एपी की फॉर्म में है या नहीं, यानी कि A1 है, A2 है, A3 है। अभी आपको पता होना चाहिए कि एपी की फॉर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, ये टर्म एपी की फॉर्म में है या नहीं है, कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको बोला था डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, अगर सारा अंतर अगर सेम है तो हम एपी बता सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। अभी सारा अंतर A2 माइनस के A1 के 200 माइनस के 150 कितना है 50, D1 हमारे पास 50 आया। D2 अगर मैं निकालूंगा 250 माइनस के 200 कितना आया 50। ऐसे ही आगे चल रहा है 300, 350। D3 अगर मैं निकालूंगा तो कितना है 300 माइनस के 250, यहां से कितना आया 50। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है 50-50 यानी कि सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन एपी फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम यानी कि सारा अंतर समान है, तो दिस इज एन एपी फॉर्म, यानी कि ये जो फॉर्म है, जो ये पद है वो क्या समांतर श्रेणी में है। तो आई होप स्टूडेंट आपको थर्ड पार्ट भी समझ आया होगा। अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कोई अकाउंट है यानी कि कोई खाता है किसी का, और उसमें प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है, जबकि 1,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। मिश्र धन यानी कि आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है P गुणा R गुणा T बाई 100। यानी कि क्या बोलेंगे, P इज प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, हिंदी में क्या बोलेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 1,000 रुपए आपको एक साल के लिए, मैंने आपको बोला 1,000 रुपए मैंने आपको कितने साल के लिए, एक साल के लिए, और 10% ब्याज की दर से यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यानी कि 10% है। तो आप बताओ कि एक साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा 1,000 पे। अभी 1,000 यानी कि प्रिंसिपल है 1,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला आपको 10% मल्टीप्लाई टी समय बोला यानी कि एक वर्ष बाय 100, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 10, 0 से 0 यानी कि 100 रुपए। एक साल के लिए आपको 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 100 रुपए 1,000 पर ब्याज देना पड़ेगा। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। मूलधन, मूलधन किसको बोलते हैं, यानी कि जो मैंने आपको रुपए ब्याज पर दिए, यहाँ पे 2,000 बोल सकता हूँ, 10,000 बोल सकता हूँ, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख। तो आप कैसे निकालेंगे, P गुणा R गुणा T यानी कि प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम बाय 100, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बाय 100। मैंने आपको बोला 1,000 रुपए मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे दिए, एक साल के लिए दिया, और 10% दर थी, तो यहाँ से हमें वैल्यू रख देनी है। ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
ये समय, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये समय है, यहाँ पे वैल्यू रखी यानी कि 100 रुपये। 1 साल के लिए 1,000 का ब्याज आपको 100 रुपये चुकाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में वही हमें दिया गया है कि 10,000 रुपए की राशि है, कितनी है, 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवर्ती ब्याज मतलब कि ब्याज पे ब्याज लगना, जैसे 1,000 रुपए हो गया, 100 रुपए, उसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। अगर आप तब भी नहीं चुकाते हैं तो आपका 1,100 रुपए के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर ब्याज जिसको बोला जाता है वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ पे दिया गया है कि इसमें 10,000 रुपए की राशि है, 10,000 रुपए की राशि है, 8% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया इसने 8%, यानी कि वार्षिक दर जो दी है 8% दी है। दर से मतलब 1 साल, 1 साल का इसने लिए दिया है, यानी कि 10,000 की कोई राशि है, 8% इंटरेस्ट से 1 साल के लिए ब्याज पर दी जाती है और चक्रवर्ती ब्याज लगता जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूं फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो यहां से क्या आएगा, यानी कि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज क्या आएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी कि ये हमारे पास पी है, ये आर है, ये टी है, ये पी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, यानी कि मूलधन दर गुणा समय, पी गुणा आर गुणा टी, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1/100, यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 की 8 से मल्टीप्लाई कितना है, 800, यानी कि प्रथम ईयर के लिए हमने कितना ब्याज चुकाया, 800 रुपए। अगर सेकंड ईयर में मैं बोलूं यानी कि 10,800 हो गया। ऐसे ही मैं चुकाता जाऊंगा, 10,000 फर्स्ट ईयर के लिए बोला, दूसरे साल के लिए, सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए तो कितना था, 10,000 था, सेकंड ईयर में जाके कितना हो गया, यानी 1 साल के लिए 800 हो गया। अभी मैं थर्ड ईयर के लिए निकालूंगा, यहाँ पे क्या निकालूंगा, थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज लग रहा था, तभी भी आपने चुकाया नहीं, तो 8 पे कितना होगा बाई 100, ये कितना गया, 8 की और इसकी मल्टीप्लाई करी 864, कितना है 864। पहले 10,000 था, 10,000 से कितना हो गया 10,800, 10,800 से कितना हो गया 10,800 में फिर 864 जोड़ेंगे कितना हो गया 11,664, यानी कि फर्स्ट ईयर पहले मैंने आपको ब्याज जो राशि दी थी वो था 10,000, 10,000 के बाद 800 रुपये, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट उस पर 800 रुपये बन गया, 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हो गया 10,800। फिर अगले साल मैंने वो चुकाया नहीं, फिर थर्ड ईयर कितना हो गया 864, यानी कि 10,800 में फिर 864 जोड़ देंगे कितना हो गया 11,664 रुपये। यहां से आपको टर्म बन गई, 3 टर्म आपके पास आई हैं। अभी इसमें बताना है कि आपको ये एपी है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 है, ये A2 है, ये A3 है, D1 अगर निकालेंगे यानी कि A2 माइनस के A1 अगर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 10,800 माइनस के 10,000, कितना आया 800 रुपये। यहाँ से D2 अगर निकालूंगा यानी कि A3 माइनस के A2 अगर निकालूंगा 11,664 माइनस के 10,800, कितना आया, इसमें से माइनस करने के बाद 864। दिस इज नॉट डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस, जो सारा अंतर है वो क्या है, सेम नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एपी की फॉर्म में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो चारों पार्ट थे मेरे प्रिय दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो थैंक यू, आज के लिए आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। एक्सरसाइज 5.1 यानी कि प्रश्नावली पहली, अध्याय 5 की हम कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।